बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं आपके साथ अशफाक इसाक सत्ती। उम्मीद है कि आप बिल्कुल ठीक होंगे, खैरियत से होंगे, अपने आप को महफूज तसव्वुर कर रहे होंगे। और आज का दिन माशाल्लाह से सेलिब्रेशन का दिन है। और क्यों ना हो, आज पाकिस्तान को एटमी कुव्वत बने 27 साल मुकम्मल हो चुके हैं। और सोचिए कितने बड़े एजाज की बात है कि जब पाकिस्तान ने भारत के एटमी धमाकों के जवाब में 5 नहीं बल्कि 6 एटमी धमाके किए। तो आज का दिन उस दिन को सिग्निफाई करता है, उसकी अहमियत को बयान करता है। और अब जैसे जैसे 1998 के बाद से वक्त गुजरता रहा तो हमें अंदाजा होता रहा कि यह कितना जरूरी था कि पाकिस्तान एक एटमी कुव्वत बनता। 57 दुनिया के इस्लामी मुमालिक हैं और उनमें से पाकिस्तान वाहिद एटमी कुव्वत है। तो यह भी चीज बड़ी अहम है कि पाकिस्तान उम्मत मुस्लिमा की उमंगों का तर्जुमान है। और हालिया जो भारत के साथ वाकया पेश आया और उसके अंदर पाकिस्तान ने जिस तरह से रिस्पॉन्ड किया, पाकिस्तान ने जिस तरह से भारत को डेटर किया, और फिर एक कहा जाता था कि जी अनकन्वेंशनल वॉरफेयर में हम उनको नीचा दिखा सकते हैं और कन्वेंशनल वॉरफेयर में जी भारत बड़ी ताकत है, जी वहां पर 86 अरब डॉलर का बजट है, जी वहां पर हमारा तो 8-10 अरब डॉलर का है, तो हम उनसे मुकाबला नहीं कर सकते। उनकी फौज बड़ी, उनकी फजाइया बड़ी, उनकी बहरिया बड़ी, उनका सब कुछ बजट वगैरह हर चीज बड़ा। लेकिन जिस तरीके से हमने इस बार अपनी सुप्रीमेसी दिखाई, एयरफोर्स ने हमारी फौज ने जिस तरीके से कन्वेंशनल वॉरफेयर में जिस तरह से हमने उनको डेटर किया, उनको बताया कि आप अनकन्वेंशनली क्या, आप कन्वेंशनली भी हमारा मुकाबला नहीं कर सकते। यानी कि हमारा रिस्पॉन्स होगा स्विफ्ट एंड ब्रूटल। और अगर आप न्यू नॉर्म करेंगे तो हम न्यू नॉर्म प्लस आपको करके दिखाएंगे। और ऐसा अफवाज पाकिस्तान ने किया। एक तो चीज ये हो गई। दूसरा ये है कि उससे पहले हमने ये देखा कि जो स्टैंड ऑफ्स होते रहे तो फुल स्केल वॉर बनने में उसको रोकता रहा पाकिस्तान का ये जो न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन था और जो डेटरेंस था। तो इसलिए बहुत जरूरी था कि बहुत पाबंदियां थी, बहुत प्रेशर्स थे। अमेरिका, बरतानिया, जापान, बहुत से ऐसे मुल्क थे जो नहीं चाहते थे कि पाकिस्तान उस वक्त एटमी धमाके करे, लेकिन पाकिस्तान ने ये एटमी धमाके किए। और इससे पहले शुरू में जाहिर है कि क़याम पाकिस्तान के बाद इनिशियली हमारी पॉलिसी नहीं थी कि हमने एटमी धमाके करने हैं। और फिर उसके बाद आप ये देखें कि एटम फॉर पीस जो प्रोजेक्ट था उसमें भी हम शरीक हुए, लेकिन बाद में हमें रियलाइज हुआ 1965 में कि भारत आहिस्ता आहिस्ता जिस तरह से उसकी आदत है कि वो एटमी हथियार बनाने की कोशिश कर रहा है। फिर 1974 में आपको पता है कि इंडिया ने पहला टेस्ट किया, तब बहुत जरूरी हो गया था। तो फिर जुल्फिकार अली भुट्टो साहब को भी इसका क्रेडिट जाता है कि किस तरीके से वो एटमी प्रोग्राम को लेके चले। और बाद में मियां नवाज शरीफ साहब ने और पाकिस्तान के जो एटमी साइंसदानों ने ये डिसाइड किया और फिर ये फैसला लिया गया कि पाकिस्तान एटमी धमाके करेगा, और वो पाकिस्तान ने किए। अच्छा, अब एक तो ये फॉर्मूला हो गया। दूसरी चीज ये है जिसके ऊपर मैं जरा बात करना चाह रहा था, वो ये है कि पाकिस्तान के वजीर आजम एक बड़े अहम दौरे पर हैं। और जाहिर है कि हम ये देख रहे हैं कि आज़रबाईजान का दौरा है और वहाँ पर तुर्किया और फिर आज़रबाईजान और वज़ीर आज़म पाकिस्तान ये मिलकर जो है वो काफ़ी अहम डिस्कशंस भी हो रही हैं। और वहाँ पर जाहिर है कि तिजारत के मामलात भी होंगे, कई और मामलात हैं जिन पर डिस्कशन होगी। और ख़ास तौर पर ये टाइमिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है। सोचिए, तुर्किया भी गए, ईरान भी गए, अब आज़रबाईजान गए हैं। तो दुनिया में इससे पहले कि जून में हमारा वो डेलीगेशन जाए जो दुनिया की आंखें खोले मजीद भारत से मुतालिक ये जो हमारी क़यादत है इसका जाना वहां पर बहुत जरूरी है। तो एक तो चीज ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। अच्छा, फिर साथ में ट्वीट्स भी सामने आए हैं जो कि एटमी धमाकों के 27 बरस मुकम्मल होने पर किए गए, यानी कि यौम तकबीर से मुतालिक। तो नवाज शरीफ साहब ने, जो कि उस वक्त वजीर आजम थे, उनका ट्वीट भी सामने आया। मियां शहबाज शरीफ साहब जो कि वजीर आजम पाकिस्तान है इस वक्त, उनका भी ट्वीट सामने आया है। तो ये चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है। इससे हटके ये जो नरेंद्र मोदी नाम की एक शख्सियत है, और ये बेसिकली 4 लोगों का, जिस तरह से मैं बताता हूं कि एक गिरोह है जिसमें अमित शाह, अजीत डोवल, राजनाथ सिंह एंड द मैन हिमसेल्फ नरेंद्र मोदी, इनके जहनों से यह हजीमत खत्म नहीं हुई है। और ये जो बयानबाजी का सिलसिला है रुका नहीं। अवाम को बेवकूफ बनाना तो अपनी जगह था, लेकिन पाकिस्तानी नौजवानों को भी वो मुखातिब करते हुए एक तो पहले कहते हैं कि जी भारत के साथ मिल जाएं, दूसरा ये कहते हैं कि जी नहीं तो गोली तैयार है। पहले मैं जरा सुनवाऊंगा कि ये नरेंद्र मोदी साहब ने ये जसारत क्या की है, ये फरमाया था, जरा सुनिए। पाकिस्तान को आतंक की बीमारी से मुक्त करने के लिए पाकिस्तान के अवाम को आगे आना होगा, पाकिस्तान के नौजवानों को आगे आना होगा। सुख चैन की जिंदगी जियो, रोटी खाओ, वरना मेरी गोली तो है ही। ये आपने गुफ्तगू सुनी। इसके बाद गुज़िश्ता रोज हमने सोचा कि हम बाहर निकल के देखें। हमने प्रोग्राम किया आउटडोर्स, और जब हम जाके नौजवानों से मिले, स्टूडेंट्स से मिले, बुजुर्गों से मिले, और हमने ख़वातीन से बात की
कि भाई वो क्या जवाब देना चाहेंगे, उनका मोराल कैसा है भारतीय वजीर आजम की इस गीदड़ भपकी पे। तो पूरा शो हमने किया था, लेकिन चंद हम उसके ग्लिम्स आपको दिखाना चाहेंगे, कुछ झलकियां आपको दिखाना चाहेंगे। प्लीज हैव अ लुक। हमारी फोर्सेस ने उनका क्या हशर किया, उसके बाद भी अगर वो ये थ्रेट देते हैं तो ये उनकी बहुत बड़ी बेवकूफ़ी होगी। अभी तो उसका खाली राफेल तबाह हुआ है, इंशाल्लाह वो भी तबाह होगा। हमने कोई खिलौने नहीं रखे हुए खेलने के लिए, हमारे पास भी फतेह है, न्यूक्लियर मिसाइल है। हमारे जनरल ने जैसे कहा था कि वो हमारा पानी बंद करेंगे, हम उनकी सांसें बंद कर देंगे। जो आपके सिख आपके खिलाफ इस वक्त उठ खड़े हुए हैं और वो इंडिया की ईंट से ईंट बजाने के लिए तैयार हैं और वो कहते हैं कि पाकिस्तान थोड़ा सा काम करे, बाकी हम खुद कर देंगे। तो हमारे घर असलों से भरे हुए हैं, हम हर महाज पे लड़ने के लिए 100% तैयार है। मूंदी तो मूंदी है, मूंदी का बाप ही हमने हरा नहीं सकते। मूंदी को पहले भी शिकायत मिली, अब फिर इंशाल्लाह ताला उसको शिकायत मिलेगी। तो ये आप देख रहे हैं कि ये जज्बा किस तरह का था। इसमें से कई चीजें ऐसी थी, कई लोगों से हम मिले जिनके हमको अल्फाज को हज़फ करना पड़ा, क्योंकि हम भारतीय मीडिया नहीं है, हम इंडियन चैनल्स नहीं है, हमें रिस्पॉन्सिबिलिटी थोड़ी सी शो करनी होती है। तो जज्बात पे काबू पाना भी बड़ा इंपॉर्टेंट एक चीज है। तो ये चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है। अब जरा इस पर बात कर लेते हैं। जो मेहमान हैं उनका तारुफ आपसे करवाए देते हैं। राना एहसान अफजल साहब हमें वीडियो लिंक पे ज्वाइन कर रहे हैं, वजीर आजम के कोऑर्डिनेटर हैं। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। और स्टूडियोज में हमारे साथ मौजूद है मेजर जनरल रजा मोहम्मद साहब, और ये दिफाई तज्जियाकार भी हैं, काफ़ी मामला पर नजर रखते हैं। और आगे चल के हमें कमर जमान कायरा साहब भी ज्वाइन करेंगे, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा। जनरल साहब, लेट्स स्टार्ट विद यू। इस पे मोदी साहब पे तो मैं आऊंगा, लेकिन आज का दिन यकीन करें कि वो हर गुजरते दिन के साथ ना कोई एक डिसीजन आप लेते हैं तो फिर सोचते हैं कि खुदा का शुक्र है कि हमने ये डिसीजन लिया था। तो ये हमने आज हमारे 27 बरस मुकम्मल हो चुके हैं, 28 मई है आज। व्हाट डू यू रिमेंबर अबाउट 28 मई 1998? सबसे पहले तो जी अस्सलाम वालेकुम आपके लिए, और सलाम हो आप पे, हमारे मुल्क पे, हमारे मुल्क के लोगों पे, और सबको, और आपको मुबारकबाद आज के दिन के लिए। बहुत मुबारक का दिन है और आज की खुशी डबल हो गई। डबल इस तरह हो गई कि हम योम तकबीर भी मना रहे हैं, जिस दिन हम लोग एक एटमी कुव्वत बने और दुनिया के नक्शे पे उभरे एज एटमी कुव्वत। और दूसरे नंबर पे कि एक फतहयाबी के बाद कि योम तकबीर जो आज हम मना रहे हैं, ये मार्का बका में, हक में कामयाबी के बाद मना रहे हैं। जहाँ तक 1998 का ताल्लुक है, उस वक्त मैं सियालकोट में था और उस वक्त हम यूनिट कमांड कर रहे थे। अच्छा। जब इंडिया ने ये धमाके किए तो जाहिर है हर एक जो है वो तिलमिला रहा था। 13 मई को, उसके बाद बड़ा एक जी उस 2 दिन किए जी। हाँ। तो 2 दिन उन्होंने धमाके किए और टोटल उनके, इफ आई रिमेंबर करेक्टली, 5 थे शायद एक्सप्लोजन्स। तो पाकिस्तान में डिबेट शुरू होगी कि करना है कि नहीं करना। तो बहुत सारे लोग इसके फेवर में थे, बारिंग फ्यू जो थोड़ा केयरफुल रहने का मशवरा दे रहे थे। बाहर की जो ताकतें थी वो भी पाकिस्तान को फोर्स कर रही थी कि आप एटमी धमाके ना करें, हम ये कर देंगे, 5 अरब डॉलर ले लें, इतने पैसे ले लें, हम आपको हेल्प कर देंगे। बट हैट्स ऑफ टू हमारी जो उस वक्त की क़यादत थी, मियां नवाज शरीफ साहब हैं, बाकी जो हमारी मिलिट्री लीडरशिप थी, साइंसदान थे, अवाम थी, Who made it possible in such a short span of time. Yes. और उन्होंने माशाल्लाह ये फैसला किया, और एक नहीं, उन्होंने 7 एटमी धमाके कर दिए। 6 5 उनके थे, 6 हमारे। तो वो अल्हम्दुलिल्लाह वो एक दिन बड़ी खुशी का दिन था। हम लोग इकट्ठे हुए थे वहाँ पे सियालकोट में, मशवरा किया गया। हमारे जो GOC थे उस वक्त, जन तारिक थे, उन सबको इकट्ठा बुलाया, पाकिस्तान को क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो एवरीवन वाज फॉर इट कि जी करना चाहिए, इज द अपॉर्चुनिटी कि अभी ना किया ना और नेवर वाली बात है। तो अल्हम्दुलिल्लाह उसी शाम को ये खुशखबरी मिली, पूरे मुल्क में एक जश्न का समा था, पूरी पाकिस्तान पूरा बाहर आ गया, हर तरफ आतिशबाजी हो रही थी, ढोल बज रहे थे, भंगड़े डाल रहे थे, मिठाइयाँ बट रही थी। तो अल्हम्दुलिल्लाह। और उसका जो सती साहब इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि उसके बाद जितनी दफ़ा भी एस्केलेशन हुई है और जो वॉर की कोशिश की है इंडिया ने, अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ से आगे बढ़ी नहीं। और सेकंड चीज़ ये है कि पाकिस्तान ने धमाके करके उस वक्त जो बैलेंस है इस खित्ते में रिस्टोर कर, पैरिटी क्रिएट होगी। पहले वो उनके फेवर में था, हम डिक्लेयर्ड न्यूक्लियर पावर नहीं थे, एक बैलेंस जो है वो हो गया, पैरिटी होगी, और एक सिक्योरिटी का सेंस आ गया कि पाकिस्तान अभी ब्लैकमेल नहीं होगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह देयर ऑन आज तक अल्लाह का करम है। लेकिन ये जो रिसेंट हमारा हुआ ये मई का जो शो डाउन था, इसमें इसकी तो नौबत ही नहीं आई। 4 से 5 घंटे के अंदर आपने कन्वेंशनल डिटेरेंस से अपनी जो इनिशिएटिव है अपने हाथ में ले लिया। लाइक आई मेंशन इन माय इंट्रो, वो हमने साबित किया। राना साहब,
आप ये बताइए कि आई मीन ये कि बड़ा इट्स अ मोमेंट ऑफ प्राइड कि आप ये सोचते हैं, और मैं बार बार ये सोचता हूं, मैं खुदा का शुक्र अदा करता हूं कि उस वक्त अगर हम ये एटमी धमाके ना करते, अगर उस वक्त जो $5 अरब की पेशकश थी वो कबूल करके कहते कि चलो ठीक है पैसे मिल रहे हैं, लेट्स गेट ऑन विद इट, और फिर उस वक्त हमारे साथ फिर बाद में क्या हशर होता अगर हम डिक्लेयर्ड एटमी पावर ना होते। उस वक्त जो होना था हो गया, लेकिन कितनी आज उसके बाद हमें सुकून मिला है कि हम भारत को भी पता है कि एक हद से आगे वो नहीं बढ़ सकता। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। देखें 27वीं एनिवर्सरी है ये न्यूक्लियर धमाकों की, और पाकिस्तान की अगर आप आबादी को देखें तो 60% आबादी जो है वो 30 साल से नीचे है तकरीबन। तो बहुत सारे पाकिस्तानी, बल्कि मेजॉरिटी जो पाकिस्तान की आबादी है वो जब पैदा हुए या जब उन्होंने होश संभाला तो हम ऑलरेडी न्यूक्लियर स्टेट थे। ऐसे ही है। तो ये आज अगर कोई मुल्क न्यूक्लियर अगर बनना चाहता है तो पूरी दुनिया उसको रोकने के लिए तैयार है, और ये बड़ा मुश्किल है कि आप आज एक न्यूक्लियर जो है वो स्टेट बन सकें, क्योंकि दुनिया चाहती है कि ये जो सलाहियत है वो ना हो, क्योंकि इसके जो नताइज हैं इस्तेमाल के वो भयानक हैं। तो पाकिस्तान ने एक वाहिद मुसलमान मुल्क है जिसके पास ये कुव्वत है, ये टेक्नोलॉजी है, और हम लोगों ने 1998 में जो है ये डिक्लेयर किया कि पाकिस्तान जो है केपेबल है, और हमने 6 धमाके किए इंडिया के 5 धमाकों के अगेंस्ट। तो ये एक तवील सफर है जो भुट्टो के दौर से शुरू हुआ, और उसमें दीगर हुकूमतों ने अपना रोल अदा किया, और ये जो कह लें कि जो एक ताज या जो एक क्रेडिट मियां नवाज शरीफ को मिला कि उनके दौरे हुकूमत में हमने ये न्यूक्लियर ब्लास्ट किया, और उसके बाद जो रद्द अमल आया वो भी हमारे हुकूमत में आया, जिसको हमने भुगता, जो सैंक्शंस का था, जो आपका एकदम से इंटरनेशनल प्रेशर का था। लेकिन ये एक बड़ा अहम जुज था जो हमने हासिल किया, और अगर हम ना करते तो जो पैरिटी की बात अभी जनरल साहब भी कर रहे हैं इंडिया के साथ, अगर हम वो ना हासिल करते तो शायद जो डिटरेंस जो कहते हैं कि जो जंगों का रुक जाना या बहुत आगे एक हद तक ना लार्ज स्केल वॉर में या फुल स्केल वॉर में कन्वर्ट ना होना। तो आज जब पाकिस्तान और इंडिया की कोई छोटी मोटी लड़ाई भी होती है तो देन इट इज इंटरनेशनल न्यूज, और दुनिया की जो कुव्वतें हैं उनको फोकस करना पड़ता है इस खित्ते में कि ये जो है ये जंग एस्केलेट ना करे। और आपने देखा कि अल्हम्दुलिल्लाह न्यूक्लियर डिटेरेंस तो है, लेकिन अल्लाह ने हमें एक और कामयाबी दी जो पिछले महीने और इस महीने में पूरी कौम ने जिसको महसूस किया कि एक $80 बिलियन का बजट, दिफाई बजट रखने वाला हिंदुस्तान, भारत, उसको पाकिस्तान के $10 बिलियन के डिफेंस बजट ने मात दे दी। तो ये अल्लाह का बड़ा करम है कि वी आर अ न्यूक्लियर। मुझे याद है कि उस वक्त आई थिंक मैं टीनेजर था, और एक जश्न का माहौल था जब हमने 6 धमाके किए, बल्कि ये जश्न सिर्फ पाकिस्तान में नहीं था, पूरी मुस्लिम जो जितने भी ममालिक हैं वो उन्होंने भी इसको बड़ा जो है सेलिब्रेट किया, चाहे वो सऊदीया था वो और इंडोनेशिया था। तो वो एक वो सेंस ऑफ प्राइड थी कि मुसलमान ममालिक के पास भी ये कुव्वत आ गई है। तो अल्लाह ताला की बड़ी मेहरबानी है, और मैं समझता हूं कि हम जहां हम न्यूक्लियर स्टेट हैं वहां हम एक रिस्पॉन्सिबल न्यूक्लियर स्टेट, बिलाशुबा। तो इसकी जो भी न्यूक्लियर के जो इंटरनेशनल लॉज हैं, जो उसके स्टैंडर्ड्स हैं, हम वो मीट करते हैं। हम लोग बड़ा सिक्योर और सेफ एनवायरनमेंट, जहां पर कभी कहां से यूरेनियम चोरी हो रहा होता है, कभी कहां से ताबकारी हो रही होती है, बट नोबडी टॉक्स अबाउट इट, एंड द वर्ल्ड शुड नाउ टॉक अबाउट इट, बिकॉज ये बड़ा इररिस्पॉन्सिबल बिहेवियर है इंडिया का। और इसमें एक और बात, बीइंग अ न्यूक्लियर स्टेट वी आर पीस लविंग, हम एक पीस लविंग मुल्क हैं। हम चाहते हैं कि इस खित्ते में अमन हो, और हमारा जो मुल्क है वो एक दीवार है दहशतगर्दी से लड़ाई के दरमियान, जिसने दुनिया के आगे वो दहशतगर्दी की एक दीवार बना हुआ है। हम वी आर टेकिंग अ हिट एवरी डे, हम लड़ रहे हैं। हमने तकरीबन 90,000 जानें खोई हैं इस दहशतगर्दी की जंग के अंदर। हमें कोई $150 बिलियन का हमारी मईशत को लॉस हुआ है। तो ये भी जो है वो अगर कोई दुनिया इसके ऊपर फोकस करे तो दिस क्रेडिट गोज टू पाकिस्तान कि हम आज भी दहशतगर्दी से जंग लड़ रहे हैं, और ये दीवार अगर ना हो तो ये दहशतगर्दी दुनिया भर में फैले। तो अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान इंशाल्लाह
इस मुल्क को जो है वो दहशतगर्दी से भी पाक करेगा और हमारी जो दिफाई कुव्वत है, स्ट्रेंथ है, उसमें अब तो हमें ये इस चीज़ का सबको जो नए नौजवान हैं उनको भी इस चीज़ का एहसास हो गया कि इसकी अहमियत क्या है और हमें कितना ज़रूरी है कि हम अपनी पाक अफवाज को और लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज को सपोर्ट करें। ठीक है, उनको थापी दें कि जो वो रोल अदा करते हैं। बिलाशुबा कमर जमान कायरा साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। कायरा साहब, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। और जाहिर है कि उस पार्टी का तस्करा उसके बगैर आज का दिन मुकम्मल ही नहीं हो सकता, क्योंकि जुल्फिकार अली भुट्टो साहब थे जिन्होंने सबसे पहले जनवरी 1972 में कॉन्फ्रेंस बुलाई थी पाकिस्तानी साइंसदानों की, जिसे मुल्तान कॉन्फ्रेंस का नाम दिया गया था। और उसके बाद गौर फोज शुरू किया था कि किस तरह से होगा। फिर 1974 में जब पोखरान में इंडिया ने धमाका किया था, तो उस वक्त फिर जुल्फिकार अली भुट्टो साहब का एक मशहूर जुमला था कि हम घास खाएंगे लेकिन एटम बम जरूर बना लेंगे। तो ये क्रेडिट गोज टू योर पार्टी एज वेल सर, कमर जमान कायरा साहब। और फिर जाहिर है कि उसको मंतकी अंजाम तक मियां नवाज शरीफ साहब ने पहुंचाया, लेकिन बड़ी एक स्ट्रगल रही। आप क्या याद रखते हैं, अगर उस दिन की मुनासबत से बात करें 28 मई 1998 की, तो क्या आपकी याददाश्त है, क्या आपकी मेमोरी है उस दिन से मुतालिक, एंड हाउ आर यू फीलिंग दैट डे? यकीनन जी, पाकिस्तान ने एक बहुत बड़ा अपने खुद निसारी का या अपने दिफा के हवाले से एक बड़ा अहम सा मील अबूर किया और बिलाशुबा वो पाकिस्तान का बड़ा मजबूती का और फख्र का दिन था। ये दुनिया में एक इंतहाई असास टेक्नोलॉजी है जिसका असूल भी बहुत बड़ी कामयाबी थी और फिर उसके ऊपर से अपने दिफा के लिए कुछ हथियार कायम कर लेना, बना लेना। और मुझे इस बात की भी खुशी है कि एक ऐसा ख्वाब मेरे लीडर ने देखा था जिसकी उसे अपनी जान की सूरत में कीमत भी अदा करना पड़ी। यानी इसमें यकीनन कोई शक नहीं है कि भुट्टो शहीद ने इस प्रोग्राम का आगाज किया और बावजूद तमाम तर आलमी दबाव के और धमकियों के उन्होंने इस प्रोग्राम को जारी रखा और उसकी सजा पाई। उसके बाद जनरल ज़ियाउल हक ने भी इस प्रोग्राम को, मेरा बड़ा इख्तलाफ है जनरल ज़िया से, लेकिन जनरल ज़िया ने भी अपने दौर में इस प्रोग्राम को जारी रखा और अल्टीमेटली नवाज शरीफ साहब को ये मौका मिला कि उनके अहद में आके ये काम मुकम्मल हुआ और धमाके करने में कामयाब हुए। तो इस सारे अमल के अंदर सबका अपना रोल, इवन गुलाम इसाक खान का रोल, तो रोल से तो डिनाई नहीं किया जा सकता, लेकिन एक बंदा ऐसा है तारीख में जिसका ये गुनाह समझा गया और उस गुनाह की उसे सजा दी गई उसकी जान लेके, वो शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो थे। और उन्होंने इसके ख्वाब भी देखे थे। और क्यों देखे थे? एक अपने साइज से बहुत बड़ा दुश्मन है, आगे ही आधा मुल्क हमारा तोड़ चुका है, इस मुल्क के वो दरपे है, इसको वो खत्म करने के ख्वाब देखता है और उसके साथ कन्वेंशनल वार में भी लड़ना है, लेकिन एक ऐसा डेटरेंस कायम करना है जिससे हम अपने मुस्तकबिल को सेव कर सके। उसका ख्वाब उन्होंने देखा था और इसका एग्रेसिव नहीं था। उन्होंने इसके साथ ही साथ एक एटमी प्रोग्राम करा था, कई सारे प्रोजेक्ट शुरू किए अपने दिफा के। एक हारी हुई कौम को उन्होंने कौम मोराल उसका ठीक किया, कई प्रोजेक्ट शुरू किए दिफा के निजाम को मजबूत करने के लिए। उसमें एक प्रोजेक्ट ये था, दूसरा प्रोजेक्ट हैवी रिबिल्ड फैक्ट्री था और तीसरा प्रोजेक्ट कामरा एरोनॉटिकल कॉम्प्लेक्स था। ये भी आपको चीन के तोहफे थे और चाइना के साथ मिलकर आज भी उन्हीं के अंदर वो मिसाइल, वो जो जहाज बन रहे हैं। उनके बाद फिर बीबी शहीद ने अपने दौर में डिलीवरी सिस्टम यानी मिसाइल जो था उसकी टेक्नोलॉजी, उनको भी उसकी सजा मिली। बीबी शहीद के साथ भी आलमी ताकतों का इख्तलाफ यही था कि उन्होंने वो टेक्नोलॉजी एक्वायर की जो इससे पहले पाकिस्तान के पास नहीं थी। फिर पाकिस्तानी साइंसदानों ने, इंजीनियर्स ने उसको और रिफाइन किया, मॉडिफाई किया और अब चाइना के साथ मिलकर उसमें मजीद बेहतरी लाए हैं। तो ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है और बिलाशुबा आज का दिन मौजूदा तनाजुर में खास तौर पे ये दिन मनाने का और खास तौर पर तशक्कुर के साथ मनाने का। बिलाशुबा जनरल साहब, ये जरा फरमाइएगा कि ये इस वक्त जो 27 साल हैं और एटमी असासों को खास तौर पर इस सूरत में देखना कि जब IAEA समेत दुनिया के हर इदारे की नजर आपके एटमी असासों पर है, ठीक है, और कई आपके दुश्मन भी हैं जो उन पर नजर गाड़े बैठे हैं, और ऐसे में इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी का मुजाहरा करते हुए उनको मैनेज करना और खासतौर पर एक अलग से डिवीजन बनाना जिसका काम ही उनकी हिफाजत है। और उसको अगर कंपैरिजन भारत के साथ करें तो हम देखते हैं कि कभी वहां से खबर आ रही है ताबकार मवाद चोरी हो गया, कभी वहां से प्लूटोनियम चोरी हो गया, कभी यहां से यूरेनियम गायब हो गया। तो ये आप किस तरीके से कंपेयर करेंगे हमारा एहसास जिम्मेदारी को और भारत के गैर जिम्मेदारी को? जी, थैंक यू सो मच साहब, यू सेड इट ऑल
कि पाकिस्तान ने अपना जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है, पहली बात तो ये है कि उसकी हिफाजत के लिए, सिक्योरिटी के लिए, फ़िज़िकल सिक्योरिटी भी है, टेक्नोलॉजिकल सिक्योरिटी भी है, और इसके अलावा जो इंटेलिजेंस और बाकी जो इदारे हैं वो सारे के सारे जो हैं एक जगह जुड़े हुए हैं। पाकिस्तान ने SPD कायम किया, फिर उसके बाद सिक्योरिटी डिवीज़न है, उसका अपना एक है, वो सारी चीज़ें हैं। जो आपने बात की, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि पाकिस्तान का जो प्रोग्राम इस कदर सिक्योर है कि एटॉमिक एनर्जी कमीशन के लोग, जब इंटरनेशनल एटॉमिक एजेंसी के लोग जब आते हैं हमारी इंस्पेक्शंस के लिए, विजिट्स के लिए, तो उसके बाद वो स्पेशली ये स्टेटमेंट देते हैं कि पाकिस्तान का एटमी प्रोग्राम जो है वो बहुत सिक्योर है। इवन जो अमेरिकन्स हैं वो भी इसके बारे में बार बार ये बात कर चुके हैं कि पाकिस्तान का एटमी प्रोग्राम बहुत सिक्योर है, क्योंकि उनका एक, अगर आपको याद हो तो एक बहुत ज़्यादा बड़ा प्रोपेगेंडा चलता था कि पाकिस्तान में हालात ख़राब हो रहे हैं, टेररिज्म है, तो ये जो वेपन्स हैं ये टेररिस्ट के और एक्सट्रीमिस्ट के हाथ ना लग जाएं। तो वेपन क्या लगना जी, एक चुटकी भर भी मैं कहूँगा कि जो इनरिच्ड यूरेनियम है या प्लूटोनियम है पाकिस्तान से बाहर नहीं निकला। और जो आपने बात बताई कि इंडिया का जो ट्रैक रिकॉर्ड है इसके लिहाज से बहुत ही बुरा है, मुसलसल उनके यहाँ से चोरी हो रही होती है, कोई किस जगह से बरामद होता है, कोई कहाँ से पकड़ा जाता है। आई थिंक इंटरनेशनल कम्युनिटी को, जो आपने बात शुरू में इब्तदाइये में भी कही थी, कि इस चीज़ के ऊपर गौर करना चाहिए और उनको क्वेश्चन करना चाहिए कि इतनी बड़ी कंट्री है, इतने बड़े दावे हैं, और वो तो बहुत लिहाज से इनसिक्योर है उनका जो प्रोग्राम है। दूसरी चीज़, पाकिस्तान की जो सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी है एज ए न्यूक्लियर स्टेट, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू एक्चुअली एक्सप्लेन कि पाकिस्तान ने आज तक जो है एक न्यूक्लियर ब्लैकमेल जिसको कहते हैं को कभी किया नहीं है। ठीक है, अभी भी जैसे हुआ कि हमने कन्वेंशनली अपना डिटेरेंस भी इस्टेब्लिश कर दिया, हमें न्यूक्लियर तक जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। 4.5-5 घंटे के अंदर उन्होंने इधर उधर आवाज़ें देना शुरू कर दी। और आज ही मैं किसी एक इवेंट में बैठा था तो वहाँ पे मुझे ये पता चला कि इन्होंने इवन जो फॉरेन मिनिस्टर हैं चाइना के, उनको भी अप्रोच किया कि ये बंद करें जंग। अच्छा। एंड इफ़ यू रिमेंबर, उस दिन में जो उनकी एक स्पोक्स वुमन है उनकी ISPR की, कि उनका क्लिप आया था सोफिया का कि हम रेडी हैं जंग बंद करने को अगर पाकिस्तान कर दे। तो फिर वो कहाँ से कहते हैं जी कि हमने नहीं कहा। तो ये उनकी मेरा ख्याल है खामख्याली थी कि जी हम पाकिस्तान को इंटेंगल कर। लेकिन जनरल साहब, अगर बात की जाए ना कि वो हम जाहिर है कि उसका बढ़ावा नहीं देते या हम बात नहीं करते, लेकिन अगर हमारा डेटरेंस है और हमारा एक थ्रेशोल्ड है न्यूक्लियर, तो उसकी एक रीजन है जी। और जाहिर है कि हमने इसलिए तो नहीं रखा हुआ, लेकिन हम बता देते हैं कि भाई अगर इन केस हमारी इंटेग्रिटी पर बात आई तो आपने बड़ी अच्छी बात की, जो थ्रेशोल्ड की बात की। अभी थ्रेशोल्ड क्या है जी कि वो एक बर्दाश्त की हद है कि जहाँ तक आप तकलीफ बर्दाश्त करेंगे या लॉस बर्दाश्त करेंगे। मैं तो उन लोगों में से हूँ जी कि मैं अभी रिटायर्ड हूँ तो मैं खुल के कह सकता हूँ, मैं उन लोगों में से हूँ कि अगर हमारे पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं और अगर हम कहते हैं जी कि हम बर्दाश्त करेंगे, इतनी जगह भी वो ले लें, इतना हमारा नुकसान कर दें, इतनी फोर्सेस तबाह हो जाए, ये हो जाए, वो हो जाए, जो एक ऐसी एक मिथ सी है, तो फिर हम न्यूक्लियर होंगे। भाई क्यों? हमें अपना जो न्यूक्लियर थ्रेशोल्ड है वो थोड़ा सा मेरे ख्याल में लोअर और थोड़ा सा अनाउंस्ड वे में डिक्लेयर भी कर देना चाहिए। अभी जैसे फ्रांस है, फ्रांस का न्यूक्लियर थ्रेशोल्ड क्या है? उन्होंने कहा जी आप हमारी बॉर्डर क्रॉस करोगे तो हम न्यूक्लियर हो जाएंगे। पाकिस्तान को कह देना चाहिए कि हमारे सरहदों के 300 से 400 किलोमीटर के अंदर अगर आपके स्ट्रेट फोर्सेज आई तो हम फिर न्यूक्लियर हो जाएंगे। सेम इज द केस बिकॉज द रीजन इज के वी लैक द टेरिटोरियल डेप्थ एंड दैट इज व्हाई 1 इंच भी जाएगा तो वील हैव टू बी रेडी फॉर दैट। वी शुड टेल देम कि अपनी अंदर सरहदों में इतने किलोमीटर से इधर नहीं आना। इधर नहीं, इसके ऊपर कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स भी होने चाहिए। राना साहब मुझे एक चीज बताइए, ये जो आपने 1998 का तस्करा किया था ना, तो उस वक्त जो सेलिब्रेशंस थी और उस वक्त जो पाकिस्तान को एक जाहिर है कि एक हमारा दिफा नाकाबिले तस्खीर होने की बात की जा रही थी और पूरी इस्लामी दुनिया ने उसको सेलिब्रेट किया था, आप फील नहीं कर रहे? यू आर अ टीनेजर बैक देन, मतलब उस वक्त जो सेलिब्रेशन थी, जो खुशियां थी, अभी आप नहीं देख रहे कि दोबारा से पाकिस्तान को वो मकाम हासिल हुआ है जिस तरीके से पाकिस्तान ने कन्वेंशनली इंडिया को डेटर किया है और वही दुनिया भर में हमारी ना सिर्फ ये कि इज्जत और तकरीम में इजाफा हुआ है, बल्कि मुसलमान मुल्क भी हमें काफी रिलेट कर रहे हैं हमारे साथ और हमें बड़े फख्र की निगाह से देख रहे हैं। देखिए, बिल्कुल उस वक्त भी एक बड़ा स्ट्रेसफुल माहौल था। जो क्लिंटन है, प्रेसिडेंट क्लिंटन ने ऑफर किया कि हमें $5 बिलियन दे दिया जाए और ये हम न्यूक्लियर धमाके ना करें, तो ये डिबेट कहीं ना कहीं जो सर्कल्स में ये चल रही थी और ये श्योरिटी नहीं थी कि ये धमाके होंगे।
तो फिर वो जब हुए तो एक सेंस ऑफ रिलीफ था और एक सेंस ऑफ काम जो है वो पाकिस्तानियों में आया और एक सेंस ऑफ स्ट्रेंथ मिली सारों को कि हम जो है वो वी आर इक्वल इफ नॉट अबव, क्योंकि हमने उनके नंबर को भी क्रॉस किया। अभी भी मैं समझता हूं कि जब ये इंडिया ने एक अनकॉल्ड फॉर, और देखिए पाकिस्तान वाज नॉट द एग्रेसर, हम तो ओपन बुक थे कि आप अगर जो इल्जामात पहलगाम पे लगा रहे हैं उसके लिए वी आर विलिंग फॉर एनी थर्ड पार्टी इन्वेस्टिगेशन, इसको प्रोब किया जाए। लेकिन फिर भी जो इंडिया ने थर्ड पार्टी आती ना तो एक्सपोज हो जाते, दे हैव नथिंग टू शेयर, एक्सपोज हो जाना था उन्होंने। जी, इवन टिल टुडे दे हैव नॉट शेयर्ड एनीथिंग। तो वो बिल्कुल एक, फिर जब उन्होंने ड्रोन भेजे हमने रिस्ट्रेंट दिखाया। यहां भी मैं समझता हूं कि पाकिस्तान ने दुनिया में अपनी क्रेडिबिलिटी बनाई नंबर एक, और हमने रिस्ट्रेंट दिखाया टिल द लास्ट मोमेंट। हम वार्न करते रहे, हमने कहा कि अब हमारे पास राइट ऑफ डिफेंस, आपने हमें हमला कर दिया, हमने बेशक आपके 5-6 जहाज गिरा दिए, लेकिन वी विल हिट यू बैक एट द टाइम ऑफ आवर चूजिंग एंड द प्लेस ऑफ आवर चूजिंग। लेकिन उसके बावजूद इंडिया ने फिर एग्रेशन की, और फिर जब हमारा जवाब आया तो चंद ही मिनटों में, बल्कि चंद घंटों के अंदर इंडिया की जो है वो हवाएं, भारत की हवाएं निकल गई, और उन्होंने जो है, तो ये भी बड़ा एक ऐसे अल्लाह ताला ने, मैं कहता हूं, बड़ी मेहरबानी की। अल्लाह की बड़ी मेहरबानी है जी, फतेह मुबीन अल्लाह ताला ने हमें दी। जो स्ट्रेटजी थी, फिर जो डिप्लोमेटिक फ्रंट के ऊपर जो काविशें की, एवरीथिंग पेड ऑफ अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। कायरा साहब, ये जरा फरमाइएगा कि अभी हम शुरू में एक स्टेटमेंट दिखा रहे थे मोदी का, जिसमें मोदी ने फरमाया कि अब जाहिर है कि हम वो वाली जुबान नहीं इस्तेमाल कर सकते जो उनके मीडिया करता है, लेकिन कि जी पाकिस्तानी जो यूथ है, जो नौजवान हैं, जो आवाम है, वो हुकूमत के खिलाफ, फौज के खिलाफ बाहर निकलें और या चुपचाप करके रोटी खाएं वरना गोली तो तैयार है। ये मैं सुनवा भी चुका हूं शुरू में, तो उसके बाद रिएक्शन भी बड़ा सामने आया है। तो आप क्या समझते हैं कि ये मतलब अपनी इतने बड़े सो कॉल्ड जमहूरियत का दावेदार होने वाला शख्स कोई डिल्यूजन में रह रहा है? क्या इनका माइंडसेट क्या है? कुछ आप डिसाइफर कर पाए अब तक? देखिए, मैं इससे पहले कि आपके सवाल की तरफ आऊं, पहली बात तो यह है कि जो भी हिंदुस्तान के अज़ाइम हैं, पाकिस्तान उसके बारे में बखूबी आगाह है। मोदी ने बहुत पहले, कई साल पहले से ये प्रोग्राम शुरू किया हुआ था, ये एजेंडा रखा हुआ था। जिस तरह उन्होंने कश्मीर का एजेंडा अनाउंस किया, पाकिस्तान से दरियाओं का पानी लेने का एजेंडा मोदी का 2005-6 से लेके ऑनवर्ड था। 15-16 में तो डिक्लेयर हो गया था। उन्होंने बाकायदा स्पीचेस में कहा था कि मैं ये पानी वापस लूंगा मैं इस मुआहदे से, और वो बार बार कह रहे हैं कि ये मुआहदा पाकिस्तान के फायदे में है। हालांकि हमारे यहाँ भी इस तरह की एक बहस रही कि हमारे उस वक्त के हुक्मरानों ने दरियाओं का पानी बेच दिया। अब यही जो हम उन पे कहते हैं, हिंदुस्तान की तरफ से उनका वज़ीर आज़म लगा रहा है। सो ये परसेप्शन की बातें होती हैं, बट एक बात बड़ी वाज़ेह है, पाकिस्तान इस जंग में इखलाकी तौर पे भी जीता है, मिलिटरीली भी जीता है, मीडिया की वार भी जीता है, सोशल मीडिया की वार भी जीता है। ठीक है। सफारती बहाज पे भी हुकूमत ने बहुत बेहतर तरीके से डिफेंड किया, और अभी जो ऑनस्लॉट है उसके ऊपर भी एक बात, उसके ऊपर भी हमारा दिफा इंशाल्लाह बहुत अच्छा होगा। बिलावल साहब की क़यादत में जो उन्होंने टीम बनाई है वो बहुत अच्छा, और हमारा एक बहुत अच्छा केस है जिसको वो बहुत अच्छे तरीके से प्रेजेंट भी करें इंशाल्लाह। लेकिन जो ये बात है ना जी, पाकिस्तान एक न्यूक्लियर स्टेट है, हिंदुस्तान भी एक न्यूक्लियर स्टेट है। जब भी कोई हथियार बनाया जाता है, वो कोई जहाज हो, कोई तोप हो, कोई बंदूक हो, कोई गोली हो, कोई बम हो, तो वो अपने दिफा के लिए। पाकिस्तान किसी के खिलाफ अग्रेसर नहीं है, ना कभी माजी में हुआ ना आज है। ये बात वाज़ेह है कि हथियार अपने दिफा के लिए होते। ठीक है कायरा साहब, हम यहाँ पर एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक लेते हैं जी यहाँ पर। ब्रेक के बाद प्रोग्राम में एक बार फिर से खैर मकदम। अच्छा, वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब का एक बयान में जरा सुनवाना चाहूंगा, बिकॉज हम हमेशा से एक रिस्पॉन्सिबल स्टेट होने के नाते, रिस्पॉन्सिबल न्यूक्लियर स्टेट होने के नाते हम हमेशा से जिम्मेदारी का मुजाहरा करते आए हैं, और हमने ये कहा है कि अमन की ख्वाहिश हम रखते हैं। एक बार फिर से वजीर आजम साहब ने यही बात की है, जरा देखिए। Yesterday we wanted peace, today we want peace, and tomorrow we want peace. And that requires talks on the table on issues which need urgent attention. The issue of Kashmir. Secondly is the water issue. Finally, terrorism. If India wants to talk on countering terrorism in sincerity of purpose, Pakistan would be willing to talk to India on this issue as well. All these issues need to be discussed on table. आपको लगता है कि ये पाकिस्तान के माइंडसेट से हट के भी ये दुनिया के सामने ये बावर कराना जरूरी है कि ये इंडिया जो है ये मुसलमान दुश्मन मुल्क है,
नरेंद्र मोदी का माइंडसेट कुछ और है, हिंदुत्व का नजरिया कुछ और है, कैसे इसको एक्सपोज किया जाए? आपने हिंदुत्व की बात की। एक्चुअली अगर आपको याद हो तो जो इनके फोर फादर्स थे, गांधी साहब थे, नेहरू साहब थे, बाकी लोग जो आए तो वो दे वर सेक्युलर इन देयर थॉट, दे थॉट दैट इंडिया वुड बी अ सेक्युलर पॉलिटी। डाउन दी लाइन ये जब आरएसएस का इन्फ्लुएंस बढ़ता गया बीजेपी में, तो ये एक हार्ड लाइनर, रिलीजियसली हार्ड लाइनर हिंदुत्व की जमात बन गई। और अभी उन्होंने इस कदर इसको विप अप किया कि वहां पे बहुत सारी फॉलोइंग भी आ गई। और उनका कोई भी जो स्टेटमेंट है, कोई भी जो काम है, वो मुसलमानों की दुश्मनी के रंग के बगैर आगे चलता ही नहीं चलता। अगर आप देखें तो ये जो उनकी कर्नल सोफिया हैं, उनकी अपनी आर्मी के वजीर, उनके अपने रिप्रेजेंटेटिव हैं, लेकिन वो आ गई मीडिया पे और लुक एट देम के जी उस बेचारी को कितना ज्यादा उन्होंने एम्बेरस किया और रिडिक्यूल किया कि सिर्फ एक वजह से कि वो मुसलमान है। फिर पूरी दुनिया में कहते हैं जी हम सेकुलर हैं, ये है वो है, सारे बराबर हैं। आप देखें मणिपुर में क्या हुआ, क्रिश्चियन से क्या करते हैं, सिखों के साथ क्या करते हैं, मुसलमानों की लिंचिंग हो जाती है जी कि इसने बीफ खा लिया जी। और सॉरी टू से ऐसे भी वाकयात हुए जहाँ पे लड़कियों को बहना जो है ना वो प्रेड कराया गया है कि वो जो मुसलमान है, और मुसलमानों को जबरदस्ती कह रहे हैं जी कि आप नारे बोलें, जय श्री राम बोलें, ये करें वो करें। तो सारी दुनिया को इससे आंखें बंद नहीं करनी चाहिए। एक इम्पॉर्टेंट चीज ये है, इंपॉर्टेंट चीज, लास्ट सेंटेंस बोलूंगा, दे आर वेरी रेलेवेंट टू अमेरिका एंड ऑल दैट, जो कि उनकी रेलेवेंस मेरा ख्याल अभी कम हो गई है प्रेसिडेंट ट्रम्प के वक्त में। तो उस वजह से उनके जितने भी गुनाह थे वो माफ किए जा रहे थे ना, वो कह रहे थे सात खून माफ। हाँ। तो अभी मेरा ख्याल ये चलेगा नहीं। ठीक है राणा साहब, ये एक और फैक्टर जो मैं जानना चाह रहा था वो ये है कि भारत का जो प्लान है पानी रोकने का, अभी ये आया था कि जी 10 कोई हाइड्रो पावर मंसूबे बनाना चाह रहे हैं। तो वी स्पोक टू एन एक्सपर्ट, तो उन्होंने बताया कि जी इंडस पे तो बनाना मुश्किल है, लद्दाख साइड से आता है, तो वहां पर नीमो बाजगो एक उन्होंने 45 मेगावाट का बनाया था, लेकिन उससे हटके वो बना नहीं सकते वहां पर क्योंकि पॉसिबल नहीं है। लेकिन चनाब, ये जो हिमाचल प्रदेश की साइड पे, ये चनाब के पानी को रोकने के लिए काफी और डाइवर्ट करने के लिए अरेंजमेंट्स कर रहे हैं। हमारा प्लान इस हवाले से, हमारा वफ्द तो जा रहा है, लेकिन इस हवाले से हाईलाइट करना किस तरीके से हम करेंगे कि उसको रोका जा सके? ऑब्वियसली हमारा क्या स्टांस है, ब्रह्मपुत्र पे हमने इसको कहा है कि दिस इज वी विल कंसिडर इट एज एन एक्ट ऑफ वॉर। तो हमारा स्टांस इंटरनेशनली बड़ा क्लियर है। अब हमने इसको उठाना है डिप्लोमेटिकली, हमने हर जगह पे उठाना है। अगर बायलैटरल एंगेजमेंट इंडिया से होती है, हमने उधर इसको टेकअप करना है। और अगर खुदा न खास्ता इंडिया नहीं रुकता तो एक्ट ऑफ वॉर के अंदर तो फिर हम जो वो इंटरनेशनल कानून को तोड़ रहा है, हम वी कैन हिट देम। यानी कि ये तो मैं एक्सट्रीम एक सिचुएशन बता रहा हूं ना कि अगर ये बिल्कुल ही भारत नहीं रुक पाता तो फिर हमारे लिए तो पानी बड़ा अहम है। 25 करोड़ अवाम जो है उसकी लाइवलीहुड जो है, उसका फूड सिक्योरिटी जो है पूरे मुल्क की, तो ये उसके लिए अहम है। फिर हम अगर हमारा हक कोई छीनेगा तो फिर हम मिलिटरीली भी उसको रिस्पॉन्ड कर सकते हैं। लेकिन उस नौबत के आने से पहले आई थिंक डिप्लोमेटिकली हमें इसको इंटरनेशनली इंगेज करना चाहिए और हमें सपोर्ट मिलेगी। क्योंकि अगर ये दुरुस्त कर रहा है भारत जो वो कर रहा है, तो फिर तो कल जो है वो आधी दुनिया में जंग लग जाएगी अपर और लोअर रिपेरियंस के। तो ये तो दुनिया में जो कोई एग्जिस्ट करने का एक तरीका कार है वो तो फिर तबाह हो जाएगा। फिर तो हर शेर के लिए सवा शेर है ना, अगर कोई निजाम नहीं होगा तो हर शेर के लिए सवा शेर मौजूद होगा। कह रहे साहब, ये जरा फरमाइएगा कि ये जाहिर है कि कश्मीर का मसला इंटरनेशनलाइज हो गया, उसके ऊपर भी बात, और ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे कि पाकिस्तान और इंडिया का टेरिटोरियल डिस्प्यूट तो है, लेकिन साथ ही साथ वहां पर इंसानी हुकूक की संगीन खिलाफ वर्जियां जो भारत कर रहा है और विक्टिम बन रहा है, 9 लाख फौज वहां पर रख के जुल्म के पहाड़ और इंतहा करके वो विक्टिम बन रहा है। एक तो ये चीज है। दूसरा पानी का इशू है, और जो प्लान्स हैं, जिस तरह से मैंने अभी बताया कि वो दरिया चनाब को किस तरीके से वो कंट्रोल करना चाहते हैं, रिस्ट्रेंट करना चाहते हैं। पहले रावी में पानी आ जाता था, वो मोदी को पता चला तो उसको आग लग गई कि रावी में पानी छोड़ते क्यों हो भाई, नहीं जाना चाहिए। तो ये काफी सारी चीजें जिसके ऊपर हमारे वफ्द को, जो हमारा डिप्लोमेटिक एक वफ्द जाएगा बिलावल साहब की सरबराही में, उसको बात करनी होगी। प्लान क्या है इस हवाले से, क्योंकि कई जिहतें हैं इस विजिट की। देखिए, पहली गुजारिश यह है कि ये अच्छा हुआ कि हिंदुस्तान ने, पहले भी दुनिया में हिंदुस्तान ने अपने आप को ये डिक्लेयर किया हुआ था कि हमने 371 है उसको, उसके जरिए कश्मीर को अपना हिस्सा डिक्लेयर कर दिया है फॉर्मल। उसके डिक्लेयर कर देने से तो दुनिया ने तस्लीम नहीं किया, और अब फिर ये मामला जो है ये पाकिस्तान और हिंदुस्तान के दरमियान कजिए के तौर पर सामने है। दूसरी,
जो बात, और इस पर यकीनन बात होगी, और पाकिस्तान का मुकदमा बड़ा सिंपल है। पाकिस्तान अपना मुकदमा दुनिया के सामने क्या रख रहा है और क्या रखना है, वो ये है कि कश्मीरियों के साथ जो वादे हिंदुस्तान के फोर फादर्स यानी पंडित जवाहरलाल नेहरू और उनके साथियों ने किए थे, उनकी हुकूमत ने किए थे कि वो प्लेबिसाइट के जरिए अपना फैसला करेंगे, वो वादे पूरे करो। वही वादे जो पंडित जवाहरलाल नेहरू खुद अपना केस लेके अक़वाम आलम में गए थे, ये पाकिस्तान लेके नहीं गया था, वो लेके गए थे, और उसके नतीजे में अक़वाम आलम ने कहा कि प्लेबिसाइट होगा और कश्मीर का फैसला होगा। हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि हिंदुस्तानी क़यादत और अक़वाम आलम ने जो वादे किए थे कश्मीरियों से वो पूरे करें। पाकिस्तान का ये मुकदमा सारी दुनिया में बहुत पॉपुलर, बहुत मजबूत है, इसमें कोई शक नहीं है। और ये बात नहीं है कि ये बायलैटरल हो गया है, ये बाकायदा उनके एजेंडा पे, यूएन के एजेंडा पे था। ये पिछले कुछ सालों पहले भी, मुझे एग्जैक्टली साल अब याद नहीं है, लेकिन चंद साल कबल भी ये एजेंडा के आइटम के तौर पर पुट हुआ था, फिर ये डेफर हुआ। सो अनरिजॉल्व्ड इश्यूज में जरूर मौजूद है। और आखिरी गुजारिश करनी है जी कि हिंदुत्वा का शिकार हिंदुस्तान का मुसलमान भी है, हिंदुस्तान का सिख भी है, वहां का ईसाई भी है, वहां का हिंदू भी है, छोटी जाति जिनको कहते हैं अनफॉर्चुनेटली, वो हिंदू भी है, और दीगर मज़ाहब के मानने वाले भी हैं। लिहाजा हमें, और हिंदुस्तान के अंदर हिंदुओं में भी बहुत सारी सेनर वाइसेस हैं, हमें जब भी हम कहें तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम हिंदुस्तान को टोटलिटी में ना कहें, बल्कि हिंदुस्तान के अंदर वो इंतहा पसंद सोच जिसको रिप्रेजेंट मोदी और उसके साथी करते हैं, उसको हम कंडेम सर, मैं 4 लोगों को गिनवाता हूं, शुरू में इब्तदाइये में भी गिनवाए, राजनाथ सिंह, नरेंद्र मोदी, अमित शाह, अजीत डोवल। मैं समझता हूं कि यही हैं जो कि रिस्पॉन्सिबल हैं। थैंक यू सो मच कमर जमान कायरा साहब, बहुत शुक्रिया आपका भी, जनरल साहब भी, राना एहसान साहब आपका शुक्रिया, आप मौजूद है। एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आके प्रोग्राम कंक्लूड करेंगे जी। वेलकम बैक। और प्रोग्राम के आखिर में, पाकिस्तान एक रिस्पॉन्सिबल स्टेट है, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है कि हम एक एटमी ताकत हैं और दुनिया में एक बावकार जिंदगी गुजार रहे हैं। जरा सोचिए उन मुल्कों के बारे में जिनके पास एटमी हथियार नहीं थे और वो अपना दिफा नहीं कर सकते थे, तो आज वहां पर किस तरीके से उन पर जुल्म ढाए जा रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान जिस तरीके से, मैंने कहा कि न सिर्फ अपने लिए बल्कि पूरी उम्मत मुस्लिमा की उमंगों का तर्जुमान है, और हाल ही में कन्वेंशनली भी हमने साबित किया है, और इंशाअल्लाह सिफारतकारी से भी हम साबित करेंगे कि अब दुनिया हमारी बात सुनेगी, क्योंकि हम अमन की बात करते हैं, हम उखुवत की बात करते हैं, हम यगानगत की बात करते हैं, हम इकोनॉमिक टाइज को बेहतर बनाने की बात करते हैं। प्रोग्राम से फिलहाल इतना ही। अशफाक सत्ती को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज नासिर।